गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं एक सैनिक हूँ, सर्जन हूँ, सिपाही हूँ, देश का एक राष्ट्रभक्त हूँ। मैंने लगभग 33 साल के करीब सेना में नौकरी की है और 33 साल के दौरान मुझे एज ए मेडिकल ऑफिसर, बाद में सर्जन होने के नाते देश के विभिन्न हिस्सों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे देश की रक्षा के लिए जो हमारे सीमा पर जो इलाके हैं, जैसे कि सियाचिन, लद्दाख में, नुब्रा वैली में 85-87 में जब सियाचिन ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम मैं पहला सर्जन था जिसने नुब्रा वैली में जो बर्फ़ में एवलांचेस वगैरह में आ जाते थे लोग, जिनको फ्रॉस्ट बाइट होती थी या जिनको चोट लगती थी या जिन लोगों को गन शॉट वूंड्स भी लगे, उनका हमने 85-87 में इलाज किया। उन दिनों हमारे पास वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहाँ पे हॉस्पिटल। हम बंकर में, थॉयस एक जगह है नुब्रा वैली के अंदर, ले से भी आगे लद्दाख रेंजेस और कर्राकोरम रेंजेस के बीच में हम काम करते थे ठिठुरती सर्दी में। और इसी कारण, क्योंकि मेरे कुछ जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देश की सुरक्षा से कुछ लोगों को खिलवाड़ करते देखा है, मैं उसको पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, जो हम आजकल भी देख रहे हैं। उससे हट के बाद में मुझे 1999 में फिर उसी जगह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और लगभग जीवन में मैंने 4 वर्ष के करीब हाई एल्टीट्यूड यानी लद्दाख में बिताए हैं, और विशेषकर उस इलाके में जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो ये ऑक्यूपाइड एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान, कारगिल प्रॉपर में, द्रास में, बटालिक में, नुब्रा वैली में, त्यागशी में और तुर्तुक चुरुंग का जो आगे वाले हमारे एरियाज़, वहाँ तक जाने का मौका मिला है। सियाचिन तक गया हूँ मैं और बाकी पोस्ट वगैरह में भी मुझे देखने का मौका मिला है। तो मैं कुछ बातें आपसे ये करना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यंत खतरा है। एक तो विदेश बाहरी ताकतों से, जैसे चीन और पाकिस्तान, उसके लिए हमारी सेना मुस्तैद है, बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। हमारे जवानों को मैंने देखा है, हमारे जवान, मैं इनके बीच में रहा हूँ, इन्फेंट्री के बीच में, इंजीनियर्स के बीच में, सिग्नल्स के बीच में, क्योंकि हम लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है और हमारी टेम्परेरी ड्यूटीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लगभग 85-87 में मैंने 11 से ज़्यादा टेम्परेरी ड्यूटीज़ की हैं ले और कारगिल के बीच में, ले कारगिल, कारगिल ले, और आने जाने के। लेकिन मुझे बाहर रहना, प्रकृति के बीच रहना इतना अच्छा लगता था कि मैं उसको आज तक नहीं भूल पाया हूँ। और जब भी मुझे कहीं भेजा जाता था, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहता था, खुश रहता था। ठिठुरती सर्दी में मुझे बड़ा आनंद आता था, पता नहीं क्यों। खैर, मैं ये बात स्ट्रेट अवे आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 1985-87 में और 99 में, और उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद में भी हमारे लिए सिविल में काम करना बड़ा मुश्किल सा होता था, क्योंकि एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल होती थी। एक आदमी एक सेना में एक बार काम कर चुका है, वो उसको कोई भी जीवन अच्छा नहीं लग सकता। कुछ सेना का अट्रैक्शन ही इतना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं मेड फॉर आर्मी, मैं उसके लिए इतना तक मुझे शौक़ था कि मैं अपनी यूनिफॉर्म तक कई बार नहीं उतारता था। बॉर्डर एरियाज़ में घूमने का बहुत शौक़ था। जब भी लड़ाई के बीच में थोड़ा मौका मिलता था तो बाहर निकलते थे, देखते थे। खैर, मैंने एक्सटेंसिव उसकी फ़ोटोग्राफी भी की है और स्लाइड्स वगैरह भी। मैं आपके स्टेट ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सीमाओं पर, जैसे कि पंजाब, राजस्थान या गुजरात है, इसकी रखवाली सीमा सेना नहीं करती है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के नीचे है। उसी तरह से बांग्लादेश बॉर्डर में भी सेना नहीं है, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है। इसके रीज़न है, हमारे पास एयरफोर्स है, नेवी है, हमारे पास कोस्ट गार्ड्स भी है। मैं सबसे ये पहले ये बात करना चाहता हूँ कि उन दिनों में हमने ये ऑब्जर्वेशन की थी, जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत सारे मीडिया वाले लोग वहाँ पे आते, उनको वहाँ आने की इजाज़त या परमिशन कौन देता है? आर्म फोर्सेस में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आर्म फोर्सेस में, आर्मी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में, मुख्यालयों में सिविलियन स्टाफ को
हटाकर पूरी तरह से इसको मिलिट्राइज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार ये लेटर्स हमारे पास आते थे, जैसे कि अंडर सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री से, उनके सिर्फ इनिशियल्स होते थे, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी। और मैंने ये भी इसमें देखा है कई बार कि आपको कोई चीज़ लेनी है, प्रोक्योर करनी है स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स के अंतर्गत, स्टेटमेंट ऑफ द केस, यानी कि एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड अपने ही देश के लिए, अपने ही देश की रक्षा के लिए हमारे ही लोग उसमें एक तरह से बाधक बन जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये एक फैसिलिटेटर का काम नहीं करते, मतलब एक टांग खींचने की कोशिश करते हैं, जिसको अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर एरिया में जब हम थे, जैसे मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ, पोस्ट क्या बताने में कोई हर्ज नहीं है, पोस्ट 43 एक वहाँ पे जगह है जिसको हम पहले ये कायद पोस्ट कहते थे ये लोग। तो वहाँ पे हम लोगों को भी जाने में कठिनाई होती थी, परमिशन नहीं होती थी। उसी यूनिट की, जहाँ पे उनकी कंपनी जहाँ पे आगे तैनात थी, उनके अधिकारियों को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं जब 85-87 में तब वहाँ पे था, तो हम पोस्ट में चले गए, जाते थे, खैर पिकेट में जाने को किसी को भी अनुमति नहीं थी, उनका कंपनी कमांडर जो है उसको भी जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हमने क्या देखा उसके बाद में, सिचुएशन में चेंज आई है, हमने कुछ अपनी सिक्योरिटी को, हमारी रक्षा को, हमने उसको अच्छा बनाया है। 99 में जब मैंने फिर देखा वहाँ पे, हम गया था, मैं जब वहाँ गया था, तो नुब्रा वैली में जब मैं ये ख़त्म हुआ हमारा वहाँ पे जो ये बैटल, वहाँ पे हमने जब देखी और उसके बाद में ले आया, ले से फिर मैं कारगिल गया, कारगिल जाने के बाद फिर पोस्ट में गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे जो मीडिया के लोग हैं और टेलीविज़न के अंदर वो हमारी सिक्योरिटी को एक्सपोज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर। ये लीगलाइज़ कर दिया आपने उसको, जिसको ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान या चीन को जासूस भेज कर जासूसी करनी है तो वो पकड़ा जाएगा और ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी मीडिया वहाँ जाके हमारे बंकर्स को दिखा रही है, हमारा मोरल ट्रुप्स का क्या है, हमारे पास क्या हथियार हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? मैं ये पूछना चाहूँगा उन लोगों से, कौन लोग हैं जो इन सिविलियन मीडिया पर्सनल को हमारे ऐसे सेंसिटिव एरिया में जाने की अनुमति देता है जहाँ पे हमारी सुरक्षा का मामला है। मुझे कोई भी सैनिक अधिकारी ये या सिविलियन अधिकारी ये बता दे कि चीन के कितने ट्रुप्स चेंगरू में हैं। अभी गलवान में जब हमारा ये इंसिडेंट हुआ, चाइनीज़ के साथ में कॉन्फ्रंटेशन हुई है, अनफॉर्चुनेटली टीवी चैनल्स ने ना केवल हमारे ट्रुप्स की संख्या बता दी, कौन से हमारे ट्रुप्स वहाँ पे हैं, हमारे पास एडवांस्ड एरिया में जो हमारे एयरफील्ड हैं उसमें कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास कौन सी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, और वो जेब से पेपर निकाल के लोगों को बता रहे हैं ये हमारे पास इतनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है। इसका मतलब क्या है? क्या अभिप्राय, आप क्या दिखाना चाहते हैं? कितने लोगों को पता है अभी हमारे भारत में कि हमारे एडवांस्ड एरियाज़ में इतनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, ये हमारे पास हथियार हैं? इसको बताने की क्या ज़रूरत है? उसके परिणाम स्वरूप आप जानते हैं क्या हुआ? चीन ने एक्शन लिया और उन्होंने मैचिंग अपनी ट्रुप मूवमेंट वहाँ पर शुरू कर दी, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को वहाँ पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। तो मेरी ये प्रार्थना है आप सभी से, स्पेशली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी हैं, इवन यूनिट कमांडर्स को अपने यूनिट के अंदर सिविलियंस को बिल्कुल परमिट नहीं करना चाहिए। ये अपने कैमरा और ये मूवी कैमरा और लेके आ जाते हैं, और कई बार एनिमी एजेंट्स, ISI एजेंट्स जो ये हमारे कल्चरल ट्रोपे होते हैं उसके मेंबर बन के आते हैं, और बाद में ये लोग शेख ही बोलते हैं कि हम वहाँ पे जाके आए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, टेलीविज़न डिबेट्स के अंदर आप हमारे जो आर्म्स हैं, इक्विपमेंट है, हमारे ट्रुप्स हैं, उनको बिल्कुल भी एक्सपोज मत कीजिए, टोटली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये कोई आर्मी नहीं करती है। और तो और आप ये देखिए, हमारे ये हालत है कि कोई भी रेजिमेंटल सेंटर हमारा ऐसा नहीं है, कोई भी रेजिमेंट ऐसी नहीं है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है आपने उसको एक्सपोज ना किया हो। मैं इतना जानता हूँ क्योंकि फ़ेस टू फेस पाकिस्तानियों के साथ हमने देखा उनको पिकेट्स में, वेयर आई हैपन टू गो, उनका मोरल जो है लड़ाई में भी, जब ये बॉडीज़ वहाँ पे आई थी और उसमें तो कुछ जगह में वो ऊंचाई में थे फिर भी भाग खड़े हुए, वो भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक कॉम्प्लेक्स है उनको। उसी को स्टडी करने के लिए कुछ लोग
और काफ़ी लोग ये कम्युनिकेट करने के लिए सबको, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे दुश्मनों को ये पता लगे कि हमारी स्थिति क्या है। कोई रेजिमेंटल सेंटर में आपको जाने देगा पाकिस्तान या चाइना में, कि आप उनकी स्केल ऑफ इक्विपमेंट देखिए, उनका मोटिवेशन लेवल देखिए, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए। यानी कि रेजिमेंटल सेंटर्स को एक्सपोज करने के बाद में व्हाट आर यू अचीविंग, आप क्या दिखा रहे हैं। ये ठीक है, हमने अपने जवानों को लोगों को मोटिवेट करना है कि फौज ज्वाइन करें, लेकिन उसके रिप्रकशंस क्या है। आप क्यों हमारे देश की तैयारी को, हमारे ट्रुप स्ट्रेंथ को, हमारे मोरल को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे माइंडसेट को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। मुझे बताइए, कोई बता दीजिए चेंगडू में इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चाइनीज़ मिलिट्री स्टेशन, मुझे एक भी आदमी बता दीजिए कि वहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, क्या इक्विपमेंट है, क्या आर्म्स हैं, और चाइनीज़ आर्मी का जो ट्रेनिंग का स्केल है वो क्या है। तो काइंडली डोंट डू सच थिंग्स। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये लोग आए, इन्होंने पूरी एयरफोर्स को एक्सपोज कर दिया, उनके आर्म्स को एक्सपोज कर दिया, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सपोज किया है, एक क्लू दिया है उन्होंने, एक रास्ता दिखाया हमारे एनिमीज़ को। इन्होंने नेवी तक को नहीं छोड़ा, कोस्ट गार्ड तक को नहीं छोड़ा। कोस्ट गार्ड के कितने वेसल्स हैं, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी नेविगेशन कहाँ तक होती है, क्या उनका प्रोग्राम है, हफ्ते में क्या उनकी ड्रिल्स हैं। आपको हैरानी होगी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मुंबई टेररिस्ट ब्लास्ट के अंदर कोस्ट गार्ड ने वो वेसल को डिटेक्ट किया था, पॉइंट आउट किया था, इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी जिसमें से वो टेररिस्ट आए, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया गया। और भी कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये पता था एंड उनको चेक नहीं किया गया, उनको बिल्कुल रोका नहीं गया, और ये टेररिस्ट अटैक ना हो पाते। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर सैनिक और असैनिक अधिकारियों को, या यूनिट लेवल, ब्रिगेड लेवल, डिव लेवल, कोर लेवल पे, ये आप कैसे परमिट कर रहे हैं इनको यहाँ आने के लिए, मुझे मकसद बताइए इसका। और उसके बाद में जवान जो हैं उसका बुरा असर पड़ता है। ये जो ट्रुपें जाते हैं, मैंने देखा है इस बात को कि उसके जवान के डिसिप्लिन के अंदर, मोटिवेशन लेवल में असर, तो उसका फ़ायदा या लाभ तो क्या होना है, उसका उल्टा असर पड़ता है। और हमारे जवानों की वो, आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के किस रेजिमेंटल सेंटर को आपने हमारे मीडिया में दिखाया है, कोई भी आदमी मुझे बता दीजिए उनकी इन्वेंट्री क्या है यूनिट्स की, ये बता दीजिए। दिस टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल, मैंने उसकी इन्वेंट्री एक जगह पढ़ी थी, देखी थी, और उसके बाद में वो कंपेयर करते हैं हमारी उससे, हमारे तो ये आपने बिल्कुल इसको ओपन कर दिया। तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। फिर आप ये देखिए 1950 में जब पूरी दुनिया कोरियन वॉर में इन्वॉल्व थी, उसके बाद में अमेरिकन ये इसमें बिजी हो गए, क्या कहते हैं उसको, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चीन ने, हम उसका विश्वास नहीं कर सकते, उसके आर्म्स जो हैं वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ये नहीं समझती कि पॉलिट ब्यूरो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, उनके आइडियाज़ एक्सपेंशनिस्ट है। 1950 में और 1959 तक उन्होंने एक कंट्री को, तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और ये अमेरिकन ने उस टाइम ये कहा था, मैंने पेपर्स पढ़े हैं इसके, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री को ये कहा कि हमें कुछ एक्शन करना चाहिए जिससे ये तिब्बत को ऑक्यूपाई ना करें। लेकिन हमारी उस टाइम की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उसके जो प्रधान थे, उनके ऊपर भी संदेह किया गया। उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन CIA को भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी कि तिब्बत के अंदर 11 PLA डिवीजन से एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वहाँ पे कोई एयरफोर्स नहीं थी। और आप ये देखिए कि 1959 के अंदर ही हमारी CRPF की जो पेट्रोल थी, ये गलवान एरिया से आगे जो है, ये अक्साई चेन का जो एरिया है, वहाँ पे उनको चीनियों ने मारा। और दूसरी तरफ चीनी जो है हमसे कहते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई, हमसे दोस्ती करते रहे, हमारे देश में आते रहे, हम उनके देश में जाते रहे, लेकिन हमने सिक्योरिटी को बिल्कुल ढीला किया। हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज मुझे बताइए, हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर को कोई रात को उसकी कुछ देखता है, क्या करते हैं, कितने लोग वहाँ से एंटर करते हैं, कितने लोग बस फ्लाइट से लोग बाहर से नेपाल में आते हैं, काठमांडू में आते हैं, रहते हैं वहाँ पे। मुझे अपने रिसोर्सेज से पता चला है कि वहाँ पे लोग अपना जो है नाम बदलते हैं, उसके बाद में वो वहाँ रहते हैं, उसके बाद में वो नाइट टाइम में इंडो नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। कहाँ है हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज। एक नेपाली ने मुझे बताया कि वहाँ पे नेपाली सिटीज़न लेने के लिए, चाहे वो कहीं बाहर से आया है,
मल्टीपल फ़्लाइट्स आती हैं आपकी वहाँ पे मिडल ईस्ट से, और काफ़ी फ़्लाइट्स आती हैं। जितने लोग पिछले 10-15 साल से नेपाल में भारत में आ गए हैं, उतनी तो नेपाल की आबादी भी नहीं है। कोई फैक्ट्री है क्या वहाँ पे लोगों की, इतने ज़्यादा लोगों की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं बिल्कुल नाम मात्र के लिए, बिल्कुल जागरूक नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। ये विजिलेंस यूनिट फलाना और ये प्रहरी, बॉर्डर प्रहरी कुछ भी नहीं है। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। केवल आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी लैंड बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकती हैं और करती हैं और मुकाबला करती हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनमें थोड़ी कमियां हैं। और क्या कमियां हैं सारी दुनिया उसको जानती है। इसके बारे में आर्मी ने केस भी टेकअप किया था कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो है बांग्लादेश में, ये आर्मी के नीचे होना चाहिए। इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने, ना जाने क्यों। और होता क्या है, पहले क्या हुआ करता हो वहाँ पे। मैं साउथ आसाम में रह चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मैंने काफ़ी समय बिताया है, और मैं कुछ पैरामिलिट्री यूनिट्स में भी गया हूँ। और जो इंटीमेशन जो है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ख़राब हैं, सभी लोग जागरूक नहीं हैं, सभी लोग देशभक्त नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन टिम्बर की स्मगलिंग, अल्कोहल की स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, ये किसी से छिपी नहीं है। और मैं इन लोगों से मिला भी हूँ। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अ पर्सन। अब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। तो और ये अधिकारियों को पता है। मैं वहाँ पे साउथ आसाम में जो हैलाकंडी या करीमगंज या आपका साउथ कचार डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ की आप डेमोग्राफी अभी देखिए और पहले क्या थी वो देखिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और हमें अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मोटिवेट करना है। मैं समझता हूँ इसको आर्मी के नीचे लाना चाहिए, उनके कार्डर्स, ऑफिसर कार्डर को चेंज करना चाहिए। क्योंकि इनसे चूक हुई है। और आप देखिए, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को क्रॉस करके हमारी सीमाओं के अंदर आते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 20 या 30 साल में क्या होने जा रहा है हमें नहीं मालूम। हमारी पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ हमारी कंट्री के दो चीज़ें हैं, एक है इकोनॉमिक पावर, दूसरी मिलिट्री पावर। ये दोनों को हमें बढ़ाना है। मिलिट्री पावर तभी बन सकती है अगर हमारे पास पैसा हो, हमारे पास इक्विपमेंट बनाने के लिए, ख़रीदने के लिए पैसा हो। दूसरी बात है, इकोनॉमिक्स तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है जब हर भारतीय एक सच्चा और ईमानदार आदमी हो, जहाँ पे लोग स्मगलिंग करते हों, जहाँ पे लोग हवाला ऑपरेट करते हों, जहाँ पे लोग यहाँ का पैसा बाहर भेजते हों, बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं और वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमारे देश का नुकसान होता है। तो इसलिए हमें सच्चाई, ईमानदारी और एक वर्क कल्चर अडॉप्ट करना है। हमारे देश में आलस्य, वर्क कल्चर नहीं है। आप सड़कों पे जाएंगे, बड़ी तेज़ी से लोग बड़ी स्पीड में और बड़े उतावलेपन से गाड़ी चलाते हैं, सबको पीछे छोड़ देते, लेकिन दफ्तर में जाके 11 बजे आएंगे और वहाँ बैठ जाएंगे, सेल फ़ोन को घुमाते रहेंगे, और क्या देखते हैं क्या नहीं देखते वो भगवान जाने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और एक बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, जो नहीं है। यहाँ पे लोग हर कुछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। आप बिना मास्क के आजकल लोग जो है, खैर मैं तो अभी घर में बैठा हूँ इसलिए मास्क नहीं पहन रखा है मैंने, अदरवाइज़ आप स्ट्रीट्स में जाइए, बाज़ार में जाइए, लोगों को चेक करने वाला कोई नहीं है। जो एक इनडिसिप्लिन कंट्री है, जहाँ पे आलस है, जहाँ पे आलस से लोग काम नहीं करना चाहते, तो उस देश का भविष्य क्या होगा ये भगवान ही जान सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर सारे आदमी देशभक्त नहीं हो सकते तो कम से कम आने वाले समय में, जैसे मैं कह रहा था, अगले 20-30 साल में हमारे सिर के ऊपर पाकिस्तानी और चीनी बैठ जाएंगे। तो इनका मुकाबला करने के लिए, एक तो मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ के जो सिविलियंस हैं बहुत देशभक्त होते हैं, इंटीरियर में बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो पहले 1962 वॉर के बाद शुरू हुई थी। यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में लोगों को ट्रेन किया गया था। दूसरी बात ये है, हमें अपने यूथ को कंस्क्रिप्शन नहीं करनी है कि आपको ज़बरदस्ती फौज में भेजिए, लेकिन हमें अपने यूथ को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है। उनको हमने जो है कम से कम ज़रूरत के समय हथियार चलाना सिखाना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये समझिए कि हर स्कूल में, हर कॉलेज के अंदर कम से कम हर 2 साल के बाद में बच्चों की मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत के समय
ये ऐसे समय दुनिया में बहुत बार आए हैं जहाँ पे देश पर आक्रमण हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी और बच्चों को ट्रेन किया गया। यानी कि इस तरह नहीं होना चाहिए पुराने समय के आ गए हमलावर डाकू जो हमारे यहाँ लूटपाट करने के लिए आते थे, उनके बाहर भारत से बाहर आप देखिए रेगिस्तान है, वहाँ पे कुछ नहीं है। उन दिनों में तेल भी नहीं होता था, उनके पास और कोई चारा नहीं था कि ये भारत में आए, कि भारत में ईश्वर ने प्रकृति में दुनिया के सबसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज दिए हैं। भारत दुनिया में सिर्फ एक कंट्री है, अगर अलग थलग भी पड़ जाए ये सस्टेन कर सकता है, अपने आप को जिंदा रहेगा। इसी वजह से, इसी कारण से लोग भारत में आते हैं और लूटपाट करते थे। लूटपाट कहाँ धन दौलत होती थी? वो होती थी हमारे जो यहाँ पे हमारे मंदिर हुआ करते थे, वहाँ से लोग भागते नहीं थे, भागे नहीं वहाँ से, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, मर गए वो, औरतें बच्चे सभी लोग, लेकिन भागे नहीं वहाँ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे समय के लिए 20-30 साल में न जाने कैसा समय आने वाला है, कैसे सिचुएशन चेंज होती है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बीच में ये हमारी इकॉनमी को बिल्कुल तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी नाम की कोई चीज़ है नहीं हमारे देश में, काफ़ी लोगों के बीच में। इसलिए हमें अपने इकोनॉमिक्स को ठीक बनाना है, हमारे मन में दिमाग में हमारा देश जो है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। और दूसरा, हमें अपने यूथ की किसी भी तरह से मिलिट्राइजेशन करनी है इस तरीके से जिसमें वो वॉलेंटरी बेसिस के ऊपर मिलिट्री ट्रेनिंग लें। और अंत में मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। हमारे लोग नशा, हमारे बच्चे आजकल नशा कर रहे हैं। कोई शहर, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे बच्चे एडिक्टेड नहीं है। और ये इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को ये हमारे दुश्मन देश कर रहे हैं। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टमेटिक प्लान है हर चीज़ के बारे में। मैंने एक किताब पढ़ी है इनके बारे में और दूसरे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपस में लोगों से। इनका एक बहुत बड़ा प्लान है हर भारत में। मुझे एक किसी ने मुझे ये कहा कि उसने किसी सुना एक विदेशी अधिकारी को कि भारत में अभी कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जहाँ पर उनके आदमी नहीं हैं, चाहे वो बिल्डिंग लॉबी है, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, नाम बदल के लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने इस बात की रिपोर्ट की थी और बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है रात के समय यहाँ पे कुछ चलता है, होता रहती है, कानाफूसी होती रहती है, तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें डिसिप्लिन रहना है और दूसरे हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हमारे देश में 10 से 15% डायबिटिक्स हैं। हमारे पास करोड़ों के हिसाब से साधु महात्मा हैं, दे आर नॉट ट्रेंड। और कोई वर्क आउटपुट भी मतलब उनको कुछ एक उनको जस्टिफाई करना चाहिए एग्जिस्टेंस का। साधु महात्मा बड़ी अच्छी बात है, बनना साधु बनना चाहिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए, कुछ काम धंधा भी करना चाहिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन है। आजकल बच्चे शादियाँ नहीं कर रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं तो सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो आप इसका हिसाब लगाइए कि भविष्य में जब मैन पावर की ज़रूरत होगी तो इसमें इम्बैलेंस हो रहा है पॉपुलेशन का। हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे हमारा, जैसे कि यूरोप में हुआ है। यूरोप में यूथ्स की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, काम करने के लिए, फार्म्स में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर हम ऐसे ही चलते रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें 4 या 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन एक हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हमारे पड़ोसी लोग भी उसको फॉलो करें, यानी कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस देश को, एक बच्चे को बड़ा बनाने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, अधिकारी बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत मेहनत लगती है इस भारत माँ को एक बच्चे को बड़ा करने में। वो बच्चा अगर बीमार हो जाए या अस्वस्थ हो, फिर देश की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अपने बच्चों को और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये अलग से एक टॉपिक है। और कुछ संस्थाएं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अखंड भारत, अखंड भारत, इसका भी खोजबीन होनी चाहिए। इसको फंडिंग कौन करता है? अखंड भारत का मतलब है अखंड भारत बना दें
और बाहर से लोग यहाँ अंदर आ जाएं और यहाँ के लोग बाहर ना जा पाएँ। ये अखंड भारत, इसको एक ग्रेटर पाकिस्तान मूवमेंट भी आप समझते हैं, और वही ग्रेटर मूवमेंट चल रही हैं जिसमें भारत को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, ताकि बॉर्डर्स खोल दिए जाएं और बॉर्डर खुले तो लोग बाहर से यहाँ पे आ जाएं। इसकी मैंने सुना है कि एक एजेंसी है जो हमारे एक पड़ोसी देश में काम कर रही है, ईस्टर्न साइड में। वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको भारतीय संस्कृति, भाषा इत्यादि से जो है अवगत कराया जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे आ गए तो पता नहीं चलता है कौन कहाँ पे। इस तरह से हमारी जनसंख्या पे में ये कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि हमारी जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि जो बच्चे शादी ना करें, शादी करें तो बच्चे पैदा ना करें। ये हमें ध्यान रखना है। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि मीडिया को बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। इन्होंने हमारी अभी गलवान इंसिडेंट में पूरी सिक्योरिटी लैप्सेस किए हैं और हमारी देश की सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। टीवी में सामने आके इन्होंने ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलके कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे उस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर आप इसमें बिल्कुल ढील मत कीजिए। मैं इसको फेस कर चुका हूँ, स्टाफ अपॉइंटमेंट में रह चुका हूँ। इसमें से पूरी तरह से सिविलियन स्टाफ को आप दूसरी जगह भेज दीजिए, और जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं इसको आप बाहर वालों को पैसा देने के बजाय यहीं पे इसको विकसित कीजिए, और इसमें प्राइवेट पार्टीज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए। इंटरनेशनल और नेशनल जो हमारे सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको डिफेंस प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व कीजिए, और सिविलियन अधिकारियों को देश की सुरक्षा में को मद्देनज़र रखते हुए इसकी रिप्लेसमेंट सर्विंग पर्सनल से ही होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।